आपको बता दें कि यूपीए शासन के दौरान शहरों में बम विस्फोटों की कई घटनाओं पर प्रतिक्रिया की कमी ने मोदी को पीएम बनने के बाद से ही उत्तेजित कर दिया था। मुंबई हमलों के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं करने के फैसले ने भारत को नरम और एक कमजोर राज्य के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने कहा, पर उरी हमले के बाद अपनी तरह के पहले ऑपरेशन ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसने विरोधी के मन में दहशत पैदा कर दी और आतंकी प्रशिक्षण तथा अधिक हमलों की योजना को क्षण भर के लिए बाधित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बड़ा बयान देकर पाकिस्तान की नई बनी हुई सरकार में खलबली मचा दी है और पाकिस्तान का जो नया महकमा है वो इस समय हिल चुका है। साथ ही साथ जिनपिंग को भी इस समय ठीक से सांस नहीं आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2016 के सर्जिकल लैंड स्ट्राइक और बालाकोट एरियल स्ट्राइक दोनों के ऑपरेशनल कॉकपिट में थे। उन्होंने अपनी लेटेस्ट किताब में लिखा है कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक सीमा पार आतंकवाद को रोकने हेतु बालाकोट स्ट्राइक की कल्पना तथा कार्यान्वयन की चतुराई थी। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल का जो मिथ था उसको ध्वस्त कर दिया। अजीत डोभाल ने ये खुलेआम चेतावनी दी कि पहले दो जवाबी हमले भूमि और हवाई आधारित थे, कल यह दोनों से अलग भी हो सकता है यदि विरोधी फिर से किसी आतंकवादी हमलों का कारण बनता है। डोभाल ने मोदी एट 20 नामक अपनी पुस्तक में मजबूत और प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के माध्यम से विरोधियों को निपटने के सही उपाय सूझे हैं। इस अध्याय में उन्होंने लिखा है कि डोमेन और स्तर अवरोध के कारक नहीं होंगे। आपको बता दें कि यूपीए शासन के दौरान शहरों में बम विस्फोटों की कई घटनाओं पर प्रतिक्रिया की कमी ने मोदी को पीएम बनने के बाद से ही उत्तेजित कर दिया था। मुंबई हमलों के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं करने के फैसले ने भारत को नरम और एक कमजोर राज्य के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने कहा, पर उरी हमले के बाद अपनी तरह के पहले ऑपरेशन ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इसने विरोधी के मन में दहशत पैदा कर दी और आतंकी प्रशिक्षण तथा अधिक हमलों की योजना को क्षण भर के लिए बाधित कर दिया। लेकिन अजीत डोभाल इस बात को भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान वो कायर देश है जो हर बार पलट के पीछे से वार करता है। एनएसए अजीत डोभाल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारत के सुरक्षा तंत्र और रणनीति बनाने के मूल में थे। डोभाल ने लिखा है कि उरी 2016 के जवाब में कुछ पहलू सामने हैं। उन्होंने समझाया, ये 4 अलग अलग स्थानों पर कई स्ट्राइक टीमों द्वारा एक साथ किया गया एक ऐसा ऑपरेशन था जो एक विशाल भौगोलिक सीमा में फैला हुआ था। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं बताने की शर्त पे आपको बताता हूँ। दरअसल उनके फादर अजीत डोभाल जी के बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने जो मुझे बताया अजीत डोभाल जी के बारे में, उससे मुझे ये बात पता चली कि व्यक्तिगत स्तर पर भी अजीत डोभाल दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड डिप्लोमेट्स में से एक हैं। उन्होंने मुझे अजीत डोभाल जी के बारे में जो बताया उससे पता चला कि अजीत डोभाल जी कितने तेज दिमाग के व्यक्ति हैं। एनएसए ने कहा कि इस बुक का दूसरा पहलू पीएम मोदी द्वारा किया गया साहसिक निर्णय के राजनीतिक पहलू से संबंधित है। डोभाल के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक करने का मतलब था कि सरकार न केवल सफलता की बल्कि असफलता की भी जिम्मेदारी ले रही थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि इसने उच्चतम स्तर पर जोखिम लेने की भारत की ताकत का एक वैश्विक प्रदर्शन किया। तीसरा पार्ट जो इस बुक का है वो ये है कि इसने दुश्मन को हर जगह बेवकूफ बनाकर अराजकता, दहशत और भ्रम पैदा किया। तो यानी भारत अब टैक्टिकल तरीके से भी काम ले रहा है। बालाकोट हवाई हमले के बारे में बात करते हुए एनएसए डोभाल ने कहा कि जब पुलवामा 2019 की प्रतिक्रिया की बात आती है तो बालाकोट काउंटर स्ट्राइक का एक पहलू यह भी था कि यह भारत द्वारा किए गए अन्य काउंटर टेरर काउंटर स्ट्राइक से बहुत अलग था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह भी लिखा अपनी बुक में, हम जमीनी स्तर पर आतंकी हमलों का जवाब दे रहे थे। यह पहली बार था जब हवाई हमले की कल्पना करी गई और इसे बेहद शातिर तरीके से लागू किया गया। इस सौदे में पाकिस्तान के परमाणु सौदेबाजी के मिथक को भी हवा दी गई। अजीत डोभाल ने आगे ये भी कहा कि अगर कोई विरोधी भारत के मूल हितों पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। एनएसए ने कहा, उरी के बाद के हमले अलग थे, ये बालाकोट के स्ट्राइक से बिल्कुल अलग था, कल यह दोनों से अलग हो सकता है। ये प्रधानमंत्री की सोच और निर्देशों की शैली के मूल में छिपा है। डोभाल ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री की सबसे खास विशेषता राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने की उनकी जो क्षमता रही है, उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया में अपना ये दबदबा बना सके हैं। इसीलिए डोभाल की ताजा टिप्पणी भारत के विरोधियों के लिए कड़ी चेतावनी है। संदेश असरदार और स्पष्ट है। वर्तमान में भारत सरकार का नेतृत्व करने वाला और भारत के सुरक्षा तंत्र की कमान संभालने वाला व्यक्ति
दोनों जोखिम लेने वाले हैं जो भारत का हित सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाने से कतई नहीं कतराएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक से ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे रिलीजियस कन्वर्जन के खेल को रोकने के लिए कर्नाटक मॉडल अब एक आदर्श के रूप में सामने आ रहा है। कन्वर्जन माफिया के विरुद्ध एक के बाद एक नए कानून लाने के बाद अब कर्नाटक सरकार एक नए एंटी कन्वर्जन बिल को लागू करने वाली है, जिसके बाद से कर्नाटक में हिंदुओं का मूड कुछ ऐसा है। क्या बढ़िया था गुरु। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार ने इस बिल को अध्यादेश के जरिए सीधे कानून बनाने का निर्णय किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्तावित अध्यादेश कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 की प्रतिकृति होगा। बिल में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति गलत बयानी, बल, अनुचित तरीके से किसी भी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से या शादी से ना ही कोई व्यक्ति धर्मांतरण के लिए उकसाएगा, ना ही किसी प्रकार की साजिश करेगा। यानी धर्मांतरण पर कड़ी नकेल कसने का ये जो विधेयक अब कर्नाटक सरकार पेश कर रही है, ये कर्नाटक में बिगड़ते हुए डेमोग्राफिक्स को मेंटेन करने में और कर्नाटक में शांतिपूर्ण माहौल दोबारा से स्थापित करने के लिए काफी बड़ा कदम साबित होगा। अब प्रस्तावित कानून के अनुसार धर्मांतरण की शिकायत परिवार के सदस्यों, संबंधित लोगों या यहाँ तक कि धर्म परिवर्तित करने वाले व्यक्ति के एक सहयोगी द्वारा भी की जा सकती है। सामान्य वर्ग के लोगों के मामले में कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 3 से 5 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। हालांकि ये जुर्माना बेहद कम है। यदि किसी व्यक्ति को किसी का धर्मांतरण करना है तो 25,000 रुपये जुर्माना उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो सरकार को इसमें भी आने वाले समय में बदलाव लाना होगा कि ये जो अमाउंट है ये बहुत बड़ी रकम हो या फिर उस व्यक्ति की संपत्ति, या फिर योगी जी जैसा कुछ कर दें कि उस व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क कर दें। खैर, योगी जी तो इसी बात के लिए जाने जाते हैं। अगर योगी जी जैसी सरकार देश के हर राज्य में आ जाए फिर तो बात ही अलग है। तो फिलहाल इस तरीके के कानूनों के आने से कर्नाटक को हमें समझना पड़ेगा कि कर्नाटक की डेमोग्राफी क्या है, कर्नाटक की कल्चर क्या है। कर्नाटक के अंदर जो हजारों साल पुरानी प्राचीन सभ्यता है, उसी के कारण आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर जिस तरीके से आईटी का एक वैश्विक केंद्र बनी हुई है, वो इसी कारण है क्योंकि कर्नाटक के अंदर जो शार्प माइंड्स हैं वो आप जानते हैं कौन सी कम्युनिटी के हैं। अब ये लोग अगर थ्रेटन फील करते हैं, कर्नाटक के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि किसी डेमोग्राफिक चेंज के कारण वो लोग थ्रेटन फील करते हैं तो वो लोग कर्नाटक छोड़ देंगे और उसी के साथ साथ बेंगलोर का जो पूरा आईटी इंडस्ट्री है जो कई बिलियन डॉलर्स की है, वो तबाह होने की कगार पर आने वाले भविष्य में आ सकती है। इसलिए देश के विकास को बचाने के लिए कई बार कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे कुछ समुदायों को शायद कड़वा लग सके, लेकिन कहीं ना कहीं देश के लार्जर इंटरेस्ट में ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के लिए गए होते हैं। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।